Hello students, my name is Surbi Sani and today we will discuss about limitations of Arrhenius theory. In last class we had discussed about the Arrhenius theory and today we will discuss about its limitations. इसकी limitations के बारे में study करेंगे. देखिए आर्हेनियस थ्योरी जैसा कि आप लोग जानते हैं इसने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कई चीज़ें नहीं बता पाई थी ये थ्योरी. अब जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो हम स्टडी करेंगे. ऑल्दो आर्हेनियस थ्योरी कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, येट इट कुडंट एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जर्व फैक्ट्स अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. Some of the important limitations of this theory are as follows. Number 1. According to Arrhenius theory, ionization of electrolyte takes place in aqueous solution. However, Bragg's thought through X-ray diffraction studies show that many electrolytes are ionized even in their crystalline state. Example: Na positive, Cl negative. तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी आयनाइजेशन टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन. क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर मैं आयनाइजेशन की बात करूं तो आयनाइजेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन में होता है. उसने बार बार एक्वस सॉल्यूशन की बात की थी ना कि एक्वस सॉल्यूशन होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन हो जाएगा. ठीक है ना, कि अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा. लेकिन जो ब्रैग था उसने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज की थी. ब्रैग ने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़, जिसमें उसने बताया कि मैनी इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनाइज्ड इवन इन देयर क्रिस्टलाइन स्टेट. कि कई इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब मैनी इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनाइज्ड इवन इन देयर क्रिस्टलाइन स्टेट. एग्जांपल Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. कि जैसे हमारे पास NaCl है तो NaCl वो कह रहा है क्रिस्टलाइन स्टेट में इस तरह से ही एग्जिस्ट कर रहा है ना. तो अगर NaCl क्रिस्टलाइन स्टेट में इस तरह से ही एग्जिस्ट कर रहा है तो आयनाइजेशन टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन. उसने तो ये कहा था ना, आर्हेनियस ने, तो आयनाइजेशन टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन. लेकिन क्या यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है आयनाइज? नहीं ना, ये तो अपने क्रिस्टलाइन स्टेट में ही आयनाइजेशन इसका हुआ पड़ा है. तो यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं ना कि आयनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन. ये कोई जो इसने आर्हेनियस ने ये चीज़ बताई थी कि आयनाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पर तो हमें कुछ ऐसे ऑब्जर्व फैक्ट्स जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं कि NaCl हमारे पास है जो कि क्रिस्टलाइन स्टेट में ही आयनाइज हुआ पड़ा है ना. देखिए नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. एग्जाम्पल NaOH, KOH, KCl एट्सेट्रा conduct electricity even in the molten state. So ionization takes place even in the absence of water. Thus Arrhenius theory couldn't explain the role of water in the dissociation of electrolyte. कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं NaOH या KCl, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन द मोल्टन स्टेट. मोल्टन मतलब कि इनको ही हमने पिघला रखा है. मोल्टन, हमने कोई पानी को ऐड नहीं किया, इनको ही हमने पिघला रखा है और ये उस पिघली हुई फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. तो आयनाइजेशन टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ वाटर. इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करते हैं ना जब आयंस की फॉर्मेशन हो रही होती है. इसका मतलब इनके आयंस बने हुए हैं, और अगर इनके आयंस बने हुए हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, है ना. तो आयनाइजेशन टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. दस आर्हेनियस थ्योरी कुडंट एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो आर्हेनियस थ्योरी जो कि वाटर को एज्यूम करके चल रही थी कि वाटर ही इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन कराता है, तो उसने इस चीज़ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो कि वाटर ही क्यों डिसोसिएशन कराता है जो कि उसने कहा था. ठीक है ना. थर्ड है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ विच इज़ बेस्ड ऑन आर्हेनियस थ्योरी फेल्स फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो आर्हेनियस थ्योरी पर ही बेस है, और वो जो लॉ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है. क्या बोला है मैंने कि जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो आर्हेनियस थ्योरी पर ही बेस्ड है, और वो लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स
के लिए फेल हो जाता है। वो लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही एप्लीकेबल है। जब हमने द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ were found to vary with concentration of electrolyte, that is at constant value of dissociation constant Kd is not obtained। ये बात देखिए ध्यान से, देखिए जो हमारा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है ना, उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि जो केडी है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। केडी क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस केडी की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। हम सेम नहीं कह सकते, हम कहेंगे ऑलमोस्ट सेम। किसके केस में केडी की वैल्यू सेम आनी चाहिए? कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। अलग अलग कंसंट्रेशन पे हम अलग अलग अल्फा की वैल्यू देखते हैं कि भाई जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया एग्जांपल KCl, तो हमने उसकी कंसंट्रेशन चेंज करते गए, हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को घटाते गए। लेट अस सपोज हम यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन ले रहे हैं, फिर उससे कम ले ली, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। तो उस कंसंट्रेशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी आ रही है कि इस कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ है, इस कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ है। हमने वो वाली वैल्यूज़ भी निकाल ली अलग अलग कंसंट्रेशन पर, और हर एक के लिए हमने केडी की वैल्यू भी निकाल ली। केडी क्या है यहाँ पर? डिसोसिएशन कांस्टेंट। केडी निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, केडी निकालने के लिए फॉर्मूला है जिसके अंदर हमें सी की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ठीक है। हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं। केडी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ये देखो, केडी का फॉर्मूला क्या है? केडी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा बी। तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एट ए गिवन वॉल्यूम। वी हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है। तो जब हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास केडी की वैल्यू आ जाएगी ना, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम अलग अलग अल्फ़ा की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो हम उस अल्फ़ा की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम केडी की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। केडी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए, तब तो हमारा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल होगा उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और अगर केडी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही तो उस केस में हमारा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि Oswald dilution law, which is based on Arrhenius theory, fail for strong electrolyte. The values of equilibrium constant for dissociation of strong electrolyte using Oswald law were found to vary with concentration, that is a constant value of Kd is not obtained। कि Kd की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कांस्टेंट नहीं आ रही थी। मेन पॉइंट कहना क्या चाहता है, ये सिर्फ ये इतना ही कहना चाहता है ये पॉइंट कि जो केडी की वैल्यू है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कांस्टेंट नहीं आ रही थी, वो वेरी कर रही थी कंसंट्रेशन के साथ साथ। लिख रखा है ना यहाँ पे कि द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट मीन्स केडी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरी विद द कंसंट्रेशन, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट ऑब्टेन्ड। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फेल हो गया ना ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ विच इज बेस्ड ऑन द आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। देयर इज अ गुड एग्रीमेंट बिटवीन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम कंडक्टिविटी मेजरमेंट। देखिए
अब हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब अल्फ़ा की वैल्यू, हमने कंडक्टिविटी मेजरमेंट दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में लैम्डा नॉट, हमने इस फॉर्मूले को यूज़ कर कर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर हमने वही अल्फ़ा की वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट से भी निकाल ली, मतलब हमने अल्फ़ा की वैल्यू दो तरीके से निकाली है। पहले तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है फ्रॉम कंडक्टिविटी मेजरमेंट से, ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। फिर हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट से। तो ये गुड एग्रीमेंट, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सिमिलर आ रही थी अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट यूनिवेलेंट लिया था जिसकी वैलेंसी 1 होती है, उसे क्या कहते हैं, यूनिवेलेंट। जैसे NaCl है, NaCl कैसे डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये यूनिवेलेंट है क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी है, 1। बाईवेलेंट क्या होते हैं, जिनकी वैलेंसी 2 होती है। ट्राईवेलेंट क्या होते हैं, जिनकी वैलेंसी 3 होती है। तो इसीलिए जो अल्फ़ा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी इस फॉर्मूले से, फिर हमने अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट की थी फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट से, तब वो दोनों सिमिलर आ रही थी, दोनों मेथड से अल्फ़ा की वैल्यू सिमिलर आ रही थी इन द केस ऑफ यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, बट not in the case of bivalent electrolytes such as CuSO4 and HgSO4 etc. Fifth point है, Arrhenius theory proposed that equivalent conductance increases with dilution. अब आप लोगों को तो पता ही है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते रहते हैं, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ती है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है ना विद डाइल्यूशन। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो हमने ये बताया था कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है विद डाइल्यूशन। तो जिस वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये रीज़न तो नहीं देंगे ना हम, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हर कंसंट्रेशन पर, कोई भी कंसंट्रेशन ले लें हम, डिसोसिएट वो हो जाते हैं, डिसोसिएट वो हो जाते हैं। तो क्या बोलोगे आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट एट ऑल कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि डाइल्यूशन करने पर ही वो अच्छे से डिसोसिएट हो पाएंगे और अगर हमने डाइल्यूशन नहीं की तो वो डिसोसिएट अच्छे से नहीं हो पाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत अच्छा होता है, वो एट ऑल कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो जाते हैं। तो डाइल्यूशन का उनकी डिसोसिएशन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना इतना। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है उन पर इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का। उनके केस में अगर मैं डाइल्यूशन करती जाती हूँ ना तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाती है, जिस वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ आर्हेनियस ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये रीज़न दिया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में उसने ये रीज़न दिया था कि डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ती है, बट दिस रीज़न कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर ये रीज़न तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना। लेकिन फिर भी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना वो भी डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज शो कर रहे थे। अगर वो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट शो कर रहे हैं तो रीज़न क्या है। अब हम रीज़न ये थोड़ी देंगे कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ती है, नहीं दे सकते ना। तो इसके केस में रीज़न क्या है, इसके केस में रीज़न है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उनकी जो आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन हो रही थी ना, या मैं यूँ कहूँ कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो आयंस पास पास थे और उन आयंस में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस थी जो उनको फ्रीडम को रोक रही थी।
उन आयंस में अट्रैक्टिव फोर्सेस थी जो उनकी फ्रीडम को रोक रही थी, लेकिन जब मैंने डाइल्यूशन कर दी तो वो दूर दूर हो गए आपस में, उनके बीच की जो इंटरेक्शन थी वो कम हो गई, जिस वजह से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो रीज़न एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये है, लेकिन आर्हेनियस ने ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, देखिए Arrhenius theory proposes that equivalent conductance of electrolyte increases with dilution. The increase in case of weak electrolyte is because on dilution more of the undissociated molecule dissociate. In the case of strong electrolytes, like NaCl, which is fully dissociated, even in the solid state the increase of equivalent conductance could not be explained, है ना। तो जो NaCl है, जैसे ये सॉलिड स्टेट में भी फुली डिसोसिएटेड हो जाता है, तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाना विद डाइल्यूशन हम इस वे में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, जो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल दिया था, क्योंकि ये तो फुली डिसोसिएटेड है इवन इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में फुली डिसोसिएटेड है ना, तो क्या डाइल्यूशन करने पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो increase of equivalent conductance with dilution must be due to some inter-ionic forces of attraction which have not been taken into account by Arrhenius theory। वही चीज़ है कि Arrhenius theory ने जो उनके बीच में inter-ionic forces of attraction होते हैं जो कि कम हो जाते हैं with dilution, उसको स्टडी नहीं, मतलब उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, फिर है हमारे पास It couldn't explain the variation of transport number with concentration, कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर है वो कंसंट्रेशन के साथ वेरी कर रहा था, तो उसने इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो यही हमने इसमें पढ़ा है लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालकर मुझसे जब मर्जी पूछ सकते हैं। And please subscribe my channel. Thank you.